हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हमने अब अपने लास्ट वीडियो में हमने अपठित गद्यांश पूरे करवाए थे आपको, उसमें भी हमने आपको 5 प्रकार के बताए, एक नहीं दो नहीं 5 प्रकार के अपठित गद्यांशों को करवाया, जिसका उद्देश्य यही है क्योंकि देखिए अपठित गद्यांश तो आने हैं, आपको पता है कि अपठित रूप से आने हैं कि जो आपने नहीं पढ़े होंगे वैसे गद्यांश आएंगे, लेकिन जब हमें उनको सॉल्व करने का तरीका आ जाता है तो फिर एक नहीं किसी भी प्रकार का आ जाए हम उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक नहीं उसके अभ्यास के लिए आपको 4-5 अपठित गद्यांश करवाए हैं। इसी क्रम में अब हम चलते हैं, देख लेते हैं औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्रम। क्या आएगा हमारा? औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। अच्छा, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पत्र भाई होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन समझेंगे कि पत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक पत्र को लिखने के लिए हमारे पास कौन कौन सी हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए जिनका होना आवश्यक होता है एक पत्र के अंदर। ठीक है, चाहे हम औपचारिक लिखें या अनौपचारिक। चलिए तो देखते हैं कि औपचारिक होता क्या है या अनौपचारिक पत्र क्या होता है। कहते हैं पहले ले लेते हैं अनौपचारिक पत्र। ये ऐसे रहते हैं यानी किसी तरह की इसमें हमारी औपचारिकता नहीं की जाती है, मतलब किसी प्रकार का ये नहीं दिखाया जाता है जैसे अपनी किसी संबंधी को लिख रहे हो, जैसे अपने पिता को लिख रहे हो, अपनी माता को लिख रहे हो, या फिर अपने भाई को, अपने मित्र को, या अपने सगे संबंधियों को जो आप पत्र लिखोगे उसको अनौपचारिक कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि उसमें आप अपनी भी कुशलता के बारे में बताओगे, माता की कुशलता के बारे में पूछोगे, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में पूछोगे, अपना हालचाल बताओगे। और भाई वहीं पे अगर औपचारिक को पत्र कहा जाए तो अगर आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आप उनको ये बताओगे कि मैं सुबह उठकर व्यायाम करता हूँ, उसके बाद पढ़ता हूँ और फिर मैं भोजन करता हूँ। ये सारी चीज़ें आप अपने सगे संबंधियों से को बता सकते हो, आप अपने माता पिता को बता सकते हो, अपने भाई बहन को बता सकते हो, कहीं आप दूर रह रहे हो। लेकिन ये सारी चीज़ें आप अपने प्रिंसिपल को, टीचर को या फिर और किसी को नहीं बताएंगे। किसी आप ऑफिस में अगर कोई लेटर भेज रहे हो तो उसमें क्या ये चीज़ें आप लिखेंगे? क्या नहीं लिखेंगे। तो वो हो गया औपचारिक, मतलब जितने काम की बात है जिस लिए लिख रहे हो उतनी ही बात आप बताएंगे बस। इसके बाद ये नहीं कि आपकी कुशलता क्या है, मेरी कुशलता ये है, मैं अच्छे से हूँ, कब आओगे मुझसे मिलने, मुझे याद आ रही है। ये सारी चीज़ें किससे लिखते हैं? हम अपने सगे संबंधियों से लिखते हैं। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र का अर्थ क्या होता है? ये पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा आत्मीयता का संबंध होता है। ठीक है, फिर कहते हैं औपचारिक कौन से होते हैं? कहते हैं ये पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा आत्मीय संबंध नहीं होता है, आत्मीयता का संबंध नहीं होता है। वहां पर हम अपने कैसे कैजुअली कहते हैं ना, कैजुअली और फॉर्मल, वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, कि जब अगर किसी बात की कोई हमारी समस्या है उसको सुलझाना है तो आप प्रधान अध्यापक को, अपने प्राचार्य को, अपने शिक्षक को या किसी ऑफिस में जो लेटर लिखोगे उसमें क्या आप अपनी समस्या को बताओगे, आप उसके निराकरण के बारे में बोलोगे। ये नहीं कहोगे कि मैं यहाँ कुशल से हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल से होंगे, मेरी दिनचर्या ये है, मैं ये ऐसा हूँ, आप मुझसे मिलने कब आए थे, या मेरी भाई की शादी ऐसी है। तो ये सब चीज़ें आप कब के किसको बता सकते हो? अपने आत्मीय, जिससे आपका आत्मा का संबंध होगा उससे बताओगे, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को बताओगे जो आपको जानता पहचानता नहीं है। आपको सिर्फ उसको समस्या को बताना है या सुलझाना है, उसको ये चीज़ें बताएंगे? नहीं बताएंगे। तो वो पत्र हमारे औपचारिक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो ऑफिशियल लेटर होते हैं उनको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, जैसे लेटर और एप्लीकेशन होता है ना, दोनों में एक अंतर हो जाता है कि एप्लीकेशन क्या होती है? एप्लीकेशन हो जाती है हमारी प्रार्थना पत्र हो जाती है, और वहीं लेटर्स में ये हो जाते हैं कि हम अपने लेटर किसी को लिख रहे हो, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को। ठीक है, तो ऐसे ही हम पहले इन शब्दों को जानना जरूरी होता है कि औपचारिक और अनौपचारिक होता क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कि पहले अपन समझ लेते हैं कि पत्र जो लिखा जाता है उसके अंग कैसे होते हैं, है ना, कि पत्र के अंग कितने होते हैं? कितने होते हैं? 6 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। सबसे पहले होता है शीर्षक। आपने देखा होगा पूरी शरीर का सबसे पहला भाग होता है हमारा शीर्ष, शीर्ष यानी सिर। ऐसे ही हर एक पत्र का सबसे पहला होता है सिर, यानी उसको देखकर फिर हम
नई चीजें अपनी बनाते हैं। तो कहा शीर्षक, यानी शीर्ष पर सबसे ऊपर लिखा जाता है। आरंभ में जिस स्थान से पत्र लिखा जा रहा है, शीर्षक में हमें लिखना क्या होता है कि हम कहाँ से लिख रहे हैं, हम भोपाल से पत्र लिख रहे हैं, अपने दिल्ली बहन को लिख रहे हैं, दिल्ली लिख रहे हैं, भोपाल लिख रहे हैं, मुंबई, कहीं पर भी लिख रहे हैं, किसी भी नगर के लिए, लेकिन हम कहाँ रह रहे हैं, भोपाल में रह रहे हैं। अब यहाँ से हमें किसी भी जगह पे भेजना है, तो भेजना है उसको अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप कहाँ से लिख रहे हो, भोपाल से, तो यहाँ आप लिख दोगे भोपाल, यानी या जिस जगह पे आप रह रहे हो, जहाँ आप रह के अपना पत्र भेज रहे हो, पहले उस स्थान का नाम आता है। ठीक है, फिर इसके बाद कहते हैं उस स्थान का पहले हम नाम लिखते हैं, फिर पता लिखा जाता है, और पता लिखने के बाद उसके बाद लिखी जाती है तिथि, ठीक है, या दिनांक। तिथि या दिनांक एक ही बात होती है, जिस दिन आप लिख रहे हो, कि जैसे यहाँ लिख दिया आपने भोपाल, फिर आपने उसका एड्रेस लिख दिया, ठीक है, यहाँ जैसे लिख दिया आपने सिटी नेम, फिर इसके बाद लिखेंगे आप अपना एड्रेस, ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे अपनी डेट, अर्थात अपनी जगह का नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद आप अपना पता लिखेंगे और फिर लिखेंगे दिनांक। ये हो गई अपने पत्र की शुरुआत। पहला अंग कौन सा हुआ, शीर्षक। फिर इसके बाद जब आप यहाँ पर अपना पता लिख देंगे, उस जगह का नाम लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, फिर इसके बाद आप लिखेंगे संबोधन, यानी किसके लिए आप किसको पत्र लिख रहे हो वो देखना है कि पत्र प्रापक के अनुसार, यानी जो पत्र प्राप्त करेगा उसके अनुसार अनेक तरह के संबोधन हो सकते हैं, जैसे मान्य यानी मान्यवर, पूज्य पूजनीय, प्रिय बंधु प्यारे भाई, श्रीमन मान्यवर, है ना, ये हमारे क्या हो जाते हैं, बोले ये संबोधन लिखे जाते हैं। जिसके लिए पूजनीय पिताजी, है ना, पूज्य माता श्री, जो भी हमारे कैसे संबोधन जो होगा, जिसके लिए आज जैसे हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, अगर मैडम होती हैं हमारी प्रिंसिपल, तो उनके लिए लिख देते हैं हम रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टेड मैम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रिस्पेक्टेड मैम। पापा के लिए लिखेंगे, भाई के लिए लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, भाई के लिए लिख रहे हो, अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप लिखोगे डियर लिखेंगे, तो ये संबोधन हो गया। क्या कहलाता है ये, संबोधन। तो हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, माननीय, पूज्य, प्रिय बंधु, श्रीमन, मान्यवर आदि संबोधन लिखेंगे। इसके बाद फिर आती है हमारी विषय वस्तु, भाई किसके लिए हमारा ये पत्र लिखा जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे पूज्य पिताजी, सादर नमस्कार, और उसके बाद फिर हमारा विषय वस्तु शुरू होगी, मतलब अब हम जो बताना चाह रहे हैं उस चीज को बताएंगे। फिर हमारी ये पूरी विषय वस्तु होगी। फिर उसके बाद आएंगे हम समापन पर। तो समापन में क्या कह रहे हैं कि पत्र की विषय वस्तु के प्रतिपादन के पश्चात, यानी विषय वस्तु को लिखने के बाद अंत में पत्र लिखने वाले और स्वीकार करने वाले के संबंध में एक या दो पद लिखे जाते हैं। फिर क्या कहा जाता है कि जिसके बारे में जो लिख रहा है अपने बारे में, और फिर जिसको मिलेगा उसके बारे में लिखे जाते हैं। जैसे कि भव दिए, त्वदीय, तो ये किसके बारे में हो गया कि आपका पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र, तो अपने बारे में ये एक दो पद लिखे जाते। पद का अर्थ होता है अक्षर, ठीक है, कि आपका प्यारा पुत्र, आपका भाई, या आपका आज्ञाकारी शिष्य, है ना, योर ओबीडेंट, कहते हैं ना, यो ओबीडेंटली स्टूडेंट। ये क्यों लिखे जाते हैं, ये अपने बारे में बताया जाए कि आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ, आपका आज्ञाकारी छात्र हूँ, जो भी होता है वो हम समापन में लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, फिर इसके बाद हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। फिर अपना नाम लिख देंगे, हम लिख देंगे, जैसे लिख दिया नीलम तिवारी, ठीक है, ये लिख गया। फिर नाम लिख देंगे, जो भी हमारा साइन होगा वो हम लिख देंगे। फिर इसके बाद फिर हम लिख देंगे पता, जहां हम भेज रहे हैं अपने पत्र को, उस जगह का नाम लिख देंगे कि भाई इनको देना है, ये इनका पता है और ये इसकी दिनांक है। जो जिसको दे रहे हो उसकी जगह का, फिर उसका एड्रेस, उसका पता, और फिर उसके बाद दिनांक। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे
पूरे पत्र के आपके अंग हो गए कि ये हमारी एक रूपरेखा होती है किसी भी पत्र को लिखने के लिए कि पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर पता लिखते हैं, फिर संबोधन सूचक कोई ना कोई शब्द लिखा जाता है जिसको लिख रहे हैं उसके अनुसार, फिर इसके बाद हमारी विषय वस्तु शुरू होती है, विषय वस्तु जैसे ही खत्म होती है फिर उसके बाद लिखा जाता है आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेही, आपका जो आपका रिलेशन हो रहा है, जो संबंध देने वाले से हो रहा है, पिताजी के साथ पुत्र का होगा, माता के साथ पुत्र का होगा, भाई के साथ भाई का संबंध होगा, है ना। फिर इसके बाद यहाँ आप हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद जिसको के लिए लिख रहे हैं उसका पता और उसकी जगह, पता और उसकी दिनांक ये लिख देंगे। इस तरह से ये आपका पत्र का प्रारूप पूरा बन जाता है। ये 6 चीज़ें हर एक पत्र में होनी चाहिए, कंपलसरी। अब इसके बाद देख लेते हैं कि अब कहाँ कहाँ पे क्या लिखना चाहिए। ये जी पता हो कि भाई पता लिख रहे हो तो वो किस तरफ लिखोगे, यहाँ लिखोगे या यहाँ लिखोगे। तो ये क्या कह रहे हैं पत्र के दाईं ओर, पत्र के दाईं ओर, ये हो क्या दायां, बायां, उल्टा, दायां। ये पत्र के दाईं ओर भेजने वाले का पूरा पता, उसके नीचे दिनांक और तिथि लिखी जाती है। यानी ये अगर लेटर हुआ तो उसका दायां तरफ राइट साइड यही हुई, आप लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे, तो राइट साइड तो यही हुई आपकी, तो ये हुआ दाईं तरफ। तो राइट साइड क्या लिखा जाता है, बोले पूरा पता, उसके नीचे दिनांक लिखी जाती है। जैसे शिशु विद्या निकेतन विद्यालय, यहाँ लिख देंगे। फिर दिल्ली, तिथि, ये ठीक है, यहाँ लिख देंगे शिशु निकेतन विद्यालय दिल्ली तह और तिथि, ये इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, स्थान के नाम के साथ, अच्छा स्थान का जो आप नाम लिखोगे, जैसे ये लिखा है ना दिल्ली तह, ये थोड़ा इधर उधर हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा, क्रम में ही लिखना चाहिए। ऐसे यहाँ पर दिल्ली तह इधर ना लिख के यहाँ लिखना चाहिए। यहाँ लिख लीजिए शिशु निकेतन विद्यालय दिल्ली तह और तिथि, ये हो गए। ठीक है, फिर क्या कहेंगे, स्थान के नाम के साथ पंचमी विभक्ति, या तो क्योंकि आप दिल्ली से भेज रहे हो ना, पता कहाँ से भेज रहे हो, आप अपना दिल्ली से भेज रहे हो, तो आप क्या कहेंगे, क्या लिखना चाहिए, आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, पंचमी विभक्ति के साथ के स्थान पर तशिल प्रत्यय का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो दिल्ली शब्द में पंचमी विभक्ति ना लगा के, देल्याह ना बना के, हम दिल्ली का अगर पंचमी विभक्ति बनाएंगे तो देल्याह शब्द बनेंगे, वो ना लिख के हम इसमें क्या लगा देते हैं, तसिल प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं। अर्थात जैसे दिल्ली शब्द है तो उसमें तह जोड़ देंगे आप, दिल्ली तह, भोपाल तह। ठीक है, फरीदाबाद जैसे लिखा है, फरीदाबादत के स्थान पर फरीदाबाद तह, दिल्ली नगरात के स्थान पर लिख देंगे आप दिल्ली तह, चंडीगढ़ नगरात के स्थान पर लिख देंगे चंडीगढ़ तह। ठीक है, तह लगा देंगे उसमें। ठीक है, तह लगाने से आपको पंचमी विभक्ति नहीं लगानी पड़ेगी। पंचमी विभक्ति क्यों लगा रहे थे नगर में, क्योंकि उस नगर से आप भेज रहे हो, है ना, जो पत्र जाएगा आपके भोपाल नगर से फिर दूर जाएगा ना, मुंबई जाएगा, बनारस जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, तो कहीं दूर जा रहा है, दूर जाने की बात में पंचमी विभक्ति आती है हमारी, तो पंचमी विभक्ति ना लगा के हम उसमें तसिल प्रत्यय भी लगा सकते हैं, अर्थात तह हम एक शब्द में जोड़ सकते हैं। फिर देख लेते हैं कि वर्तमान समय में अब आजकल पत्र लिखे जा रहे हैं, वहां पर तसिल पंचमी और तसिल के स्थान पे क्या नपुंसक लिंग में भी उसका रूप बनाया जा रहा है। कह रहे हैं कि तसिल प्रत्यय की जगह नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति। नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति कौन सी होती है, कहते हैं जैसे फल बन जाता है फलम, यानी म हलंत, तो एक वचन का भी प्रयोग होने लगा है, जैसे फरीदाबादम, दिल्ली नगरम, चंडीगढ़ नगरम, कोई भी भोपाल नगरम, मुंबई नगरम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नगर लगा के उसका नगर में म हलंत लगा दीजिए, अर्थात फल की तरह फलम बना दीजिए, ऐसे ही नगर बन जाएगा नगरम। नाम लिख दीजिए इस नगर का नाम और नगरम, ग्राम है तो ग्रामम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर तिथि कहते हैं, तिथि और दिनांक कैसे लिखना है भाई, दाईं ओर जो लिख रहे हो इसका ये भी तो पता होना चाहिए कि उसको किस में लिखना है।
दिल्ली ही लिखना है, दिल्ली नगरम लिखना है, दिल्ली तह लिखना है, कि भाई उसको संस्कृत में लिखोगे कैसे? हिंदी और इंग्लिश में तो आता है, संस्कृत में कैसे लिखोगे उसको? तो क्या शब्द लगाना है उसमें? या तो तसिल प्रत्यय का प्रयोग लगा दीजिए, नहीं है तो हम नपुंसक प्रथमा विभक्ति एक वचन, जैसे फल हमारा फलम बनता है वैसा ही हर नगर को नगर में नगरम लगा दीजिए, बन जाएगा आपका। आगे देख लेते हैं कि तिथि और दिनांक लिखने में भी हिंदी की शैली अपनाई जाती है, जैसे कि 4/8/2000, जो भी 10, 20, 30, 40 जो भी हो, ठीक है, कि पहले आप क्या लिखेंगे? अपनी तिथि लिखेंगे, उसके बाद महीना लिखेंगे, उसके बाद साल लिखेंगे, जो आपका सन चल रहा है वो 10/5/2021, 30/7/2022, 23/24 जो भी। अन्य जानकारी निम्न सारणी देखकर प्राप्त की जा सकती है। कैसे? अभी बताएंगे, उस हिसाब से बताएंगे, आपको सारणी बताएंगे कि क्या क्या और कैसे करना है प्रत्येक परीक्षा में। अब लेकिन क्या हो रहा है, अब आपको बताया जा रहा है कि अब जो पत्र जो आता है लेखन, उसमें अब आपकी परीक्षा में क्या हो रहा है कि 10 स्थान दिए जाते हैं, पत्र वो ही लिख देते हैं। कितना आसान कर दिया, सच में आप लोगों के लिए बहुत भाग्यशाली हो आप लोग, जो इतना अच्छा सिंपल पेपर बना दिया आप लोगों को। पहले तो हम लोगों को पूरा संस्कृत में बिल्कुल हर चीज़, इसलिए ये चीज़ बता रहे हैं कि हो सकता है कि कभी मूड बदल गया और आप लोगों को पूरा लिखना पड़ा पत्र, तो कैसे लिखोगे, तो इसलिए वो भी चीज़ हमने बता दी। अब लेकिन अब कैसा आता है आपका कि संस्कृत में आपका पत्र वो लोग पूरा लिख देते हैं, उसमें 10 रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, 10 खाली स्थान छोड़ देंगे, और फिर आपको कह देंगे कि इन, और नीचे मंजूषा भी दे देंगे, मतलब आपको हेल्पिंग वर्ड कीवर्ड्स भी दे दिए जाएंगे, उन्हीं में से आपको मंजूषा में से शब्द चुनकर आपको लिख देना है। कितना आसान हो गया है ना, और मार्क्स बिल्कुल पूरे मिल ही जाने हैं। तो क्या कहा है कि प्रति परीक्षा में अब केवल 10 रिक्त स्थानों की पूर्ति ही करने का निर्देश किया जाएगा, और उसी के आधार पर आपको अंक मिल जाएंगे। अब देख लीजिए कि ये चीजें जो हम बता रहे हैं, ये आपको रिक्त स्थानों को पूर्ति करने में कैसे मदद करेंगी, आपके पत्र जो आएंगे ना उनको कैसे मदद करेंगी। कि जैसे पुत्र पिता को जो नमस्कार वाचक शब्द कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, भाई नमो नमः कहेंगे आप, ठीक है, नमस्कारम कहेंगे, कि आप क्या कहेंगे अगर पुत्र पिता को अगर लिख रहा है पत्र, तो वो क्या लिखेगा? कहते हैं अगर पुत्र पिता को लिखेगा तो क्या लिखेगा? सादरम नमो नमः, यानी आदर के साथ नमस्कार आपको। या क्या लिख सकते हैं? चरण, बोले चरणार विंदेशु सादरम प्रणाम, चरण विंद में आपको सादर प्रणाम है, या सादरम प्रणामम। ये चीजें आपको लिखनी होंगी, और नहीं लिखनी होंगी तो जब मंजूषा में दी हुई होगी तो समझ लेना कि ये पिताजी को लिख रहा है, तो सादर नमो नमः लिखेगा, या चरण वंदेशु सादर प्रणाम लिखेगा, या सिर्फ सादर प्रणाम भी लिख सकता है। संबोधन क्या आएगा? ये तो नमस्कार वाचक शब्द हो गया कि नमस्कार में ये कहा, आरंभ में फिर क्या कहेगा? पिताजी के लिए लिख रहा है तो क्या कहे? पूज्य पाद पितः, यानी जिनके पैरों को हम पूजते हैं ऐसे पिता को कैसा है? सादर नमो नमः। फिर आरंभ में क्या जब लिखते हैं ना कि हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, है ना, तो वो संस्कृत में कौन कौन सी चीजें आती? आदरणीय पितृपाद, यानी हमारे जो आदरणीय पिताजी हैं उनके चरणों में सादर प्रणाम। पूज्य पाद पितृ महोदय, पूजनीय पैरों के, जिनके पैरों को हम पूजते हैं ऐसे पितृ महोदय के चरणों में सादर प्रणाम। पूज्य पाद पितृ महोदय, तो यानी पूजनीय पैरों जिनके, तो इस तरह के संबोधन पिता के लिए एक पुत्र लिखेगा। पुत्र जो भी पत्र लिख रहा होगा, अगर आप देखेंगे कि पुत्र किसी पिता को पुत्र लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, उस समय पे आप देखेंगे कि आपको जो मंजूषा होगी ऐसे ही शब्द मिलेंगे पिताजी के लिए। ध्यान करिएगा कि पहले सादर नमस्कारक शब्द आएंगे आपके, सादर नमो नमः, और आरंभ में पहले ये लिखा जाएगा, संबोधन लिखा जाएगा, उसके बाद नमस्कार वाचक शब्द, पूज्य पाद पितः सादरम नमो नमः, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसके साथ में ही जब अंत होगा, शुरू में तो ये लिख दिया आपने आदरणीय पितृपाद, आदरणीय पितृ महोदय, फिर आप लिखेंगे सादरम नमो नमः, ये हो गया। फिर इसके बाद पूरी विषय वस्तु लिख देंगे। उसके बाद नीचे जब लिखते हैं क्या लिखते हैं? लिखते हैं भवदा क्या कारी, काती नहीं होगा ये, कारी पुत्र, भवतः विनीतः बाला, आपका विनीत बालक, भवदीय पितृ सुत, आपका, भवदीय का अर्थ क्या होता है? आपका, आपका आज्ञाकारी पुत्र,
आपका विनीत बालक, आपका प्रिय सुत, और भवत प्रिय सून, आपका प्रिय पुत्र। असून, असून जो शब्द होता है किसके लिए होता है? पुत्र के लिए। आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय बालक, आपका प्रिय सुत, ये लास्ट में आपको जो अगर खाली स्थान आया तो ऐसे किसी भी आपको संबंधवाचक शब्द को अंत में लिखना पड़ेगा। ये किस किस के लिए हो गया? पुत्र का पिता को जब पत्र लिखेंगे तब के लिए। अब अगर पिता लिख रहा हो पुत्र के लिए, अगर पिताजी ने अपने बेटे को लिखा हो तो क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे शुभाशीर्वादम। कब लिखेंगे? लेकिन पहले लिखेंगे प्रिय पुत्र रमेश, चिरंजीव, ठीक है, प्रिय पुत्र महेश, सुरेश, मोहन, सोहन, जो भी नाम होगा। लेकिन जो पिता लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? वो इतनी सब चीजें नहीं लिखेंगे, आदरणीय, पूजनीय, ये सब चीजें बेटा लिखता है, पिताजी नहीं पूजनीय कहेंगे, वो क्या कहेंगे? प्रिय पुत्र, प्रिय बेटा, जो भी नाम होगा वो लिखेंगे। चिरंजीव यानी हमेशा कैसे रहो कि चिरंजीव यानी लंबी आयु हो आपकी, और कहें शुभाशीर्वादम, शुभ आशीर्वाद। पिता हमेशा आशीर्वाद देते हैं। बच्चे क्या होते हैं? उनके पैरों को छूते हैं और पिता क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। फिर इसके बाद जब अंत में पिताजी लिख रहे होंगे तो वो ये नहीं कहेंगे आपका प्यारा पिता, ये नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? त्वदीय, तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभ चिंतक। ऐसे शब्द कौन? पिता पुत्र के लिए प्रयोग करते हैं पत्र में, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि अगर मित्र मित्र को कर रहा है तो वो क्या लिखेगा? सप्रेम नमो नमः। लेकिन कब लिखेगा? पहले लिखेगा प्रिय मित्र दिनेश, प्रिय सुहृदय देव, प्रिय सुहृदय यानी हृदय में वास करने वाले। कौन? देव है, मोहन है, सोहन है, जो भी है, प्रिय मित्र जो भी नाम होगा वो लिखेगा, और उसके बाद कहेंगे सप्रेम नमो नमः, तुम्हें प्रेम के साथ नमस्कार है। इसके बाद अगर अंत में की बात कही जाए तो मित्र क्या लिखेगा? भवदीय मित्रम, तुम्हारा मित्र, त्व स्निग्धम मित्र, तुम्हारा प्यारा मित्र, त्व कहेंगे त्व बंधु, तुम्हारा बंधु, भवत बंधु यानी तुम्हारा भाई, स्नेहांकित यानी स्नेह, अंक में, अंक यानी हृदय में कैसा स्नेह रखने वाला। तो ऐसे ये जो शब्द हैं ये कब आते हैं? हमारे अंत में लिखे होते हैं, किसी मित्र के लिए हो रहा होता तब। फिर चलते हैं छोटे भाई को। छोटे भाई को अगर पत्र लिखा जा रहा होगा तो क्या कहेंगे? फिर लिखेंगे प्रिय भानु, ठीक है, केवल हम क्या लिखेंगे? प्रिय शब्द लिखेंगे। छोटा भाई है तो क्या लिखेंगे? प्रिय, फिर भानु यानी जो नाम होगा वो लिख देंगे, या लिखेंगे प्रिय भ्रातावर सुरेश। बड़ा भाई को लिख रहे हैं तो लिख देंगे प्रिय भ्रातावर, और यहाँ लिखेंगे प्रिय। छोटे के लिए लिखेंगे प्रिय, और अगर हम बड़े के लिए लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रिय भ्रातृव्र, ठीक है। ये हमारा किस लिए? दोनों के लिए। और खुश रहो तो शुभ आशीर्वादम, तुम्हें आशीर्वाद, प्रसिद्ध तू, आप प्रसन्न रहो, तो दोनों के लिए हो गया। बड़े होंगे, बड़े के लिए कहेंगे तो कहेंगे आपका भाई, बड़े भाई को लिखोगे तो क्या लिखोगे? आपका भाई। और छोटे के लिए कहोगे तो क्या कहोगे? त्वदीय भ्राता, तुम्हारा भाई। छोटे के लिए हम तुम प्रयोग करते थे, बड़े के लिए आप कर देते हैं, तो ऐसे ही बड़े भाई को अगर लिख रहे होगे तो क्या कहोगे? आपका छोटा भाई या आपका भाई। और छोटे भाई से लिख रहे होगे पत्र तो क्या लिखोगे उसको? त्वदीयो भ्राता, तुम्हारा भ्राता, तुम्हारा भाई। ऐसे ही अब देख लीजिए बड़े भाई को, वही पीछे भी बता दिया है, ऐसे ही आएगा कि सादरम नमस्कारम, बड़े भाई को लिखोगे सादर नमस्कार, और उसमें क्या लिखोगे? आदरणीय भ्रातपद, भ्राता के यानी भाई के चरणों में आदर, आदरणीय, ऐसे भ्राता को सादरम नमस्कार, आदरणीय भ्रातः सादरम नमस्कार। नीचे भी जब लिखोगे बड़े भाई के लिए तो भवदीय का करोगे, भवदीय भ्राता, भवदा ज्ञाकारी यानी आपका आज्ञाकारी, ठीक है। ऐसे ही बहन बड़े भाई के लिए, बहन अगर बड़े भाई के लिए लिखती है, अब बहन की बात आ गई, अभी भाई भाई की बात चल रही थी, अब बहन भी अगर पत्र लिख रही होगी तो वो क्या लिखेगी? आदरणीय भ्राता, बड़े भाई को तो आदरणीय भाई ही बोलेगी, ऐसा तो नहीं होगी कि बहन बोलेगी तो बड़े भाई बहन बन जाए, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अंत में लिखेगी तो वो क्या लिखेगी? आपकी भवदिया यानी आपकी स्नेहाधीना, स्नेह के अधीन रहने वाली भगिनी यानी बहन, भगिनी नहीं, भागने वाली नहीं, भगिनी किसको कहते हैं? बहन को कहते हैं। भवदिया भगिनी, आपकी बहन,
ठीक है। ऐसे ही बहन अगर छोटे भाई को लिखेगी तो क्या लिखेगी, जहां बड़े के लिए आदरणीय भ्राता लिखा वहीं पे छोटे भाई को लिखेगी प्रिय भ्राता, और यहाँ लिखेगी भवदीया भगनी, तुम्हारी बहन। ठीक है, छोटे भाई को भवदीया की जगह त्वदीया भी हो सकता है, त्वदीया भगनी, क्योंकि तुम्हारी बहन। ठीक है, अंत में और देख लेते हैं कि भाई बहन के लिए लिखेगा तब का क्या करना है, तो बहन वाला संबंध आ जाएगा। यहाँ शुभाशीर्वाद, भाई अपनी बहन को आशीर्वाद ही तो कहेगा, क्या कहेगा, आदरणीय भगिनी शुभाशीर्वाद, प्रिय भगिनी तो शुभाशीर्वाद। अंत में क्या लिखेंगे, भवदीयम प्रिय भ्राता, तुम्हारा प्रिय भाई या आपका प्रिय भाई। बड़ी बहन होगी तो कह दोगे आप आपका बड़ा भाई, और छोटे होगे तो कह दोगे त्वदीय प्रिय भ्राता। ठीक है, अब औपचारिक पत्रों के लिए भी देख लीजिए, ये हमारे ये तो संबंधियों वाले हो गए थे, माता पिता भाई बहन मित्र के लिए। औपचारिक पत्रों में क्या लिखना है, उसमें आप नमस्कार सूचक जो शब्द लिखेंगे वो लिखेंगे नमो नमः। क्या लिखेंगे, नमो नमः। और यहाँ लिखेंगे श्रीमन प्रकाशक, प्रकाशक का मतलब क्या है कि जिसके लिए दे रहे हो, यहाँ प्रधानाचार्य लिख रहे हो, प्राचार्य लिख रहे हो, तो श्रीमन प्राचार्य महोदय, श्रीमन प्रधानाचार्य महोदया। ठीक है, या फिर प्रतिष्ठानम, पहले आप क्या लिखोगे, प्रतिष्ठान, यानी जहाँ कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, जो भी है वहाँ का नाम लिखोगे, पहले श्रीमन लिखोगे, प्रतिष्ठान क्या लिखोगे, श्रीमन प्राचार्य महोदया, फिर उसके बाद नाम आ जाएगा, या फिर किसी प्रतिष्ठान का नाम लिखने के बाद प्रधानाचार्य महोदय लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा औपचारिक पत्र के लिए है, जैसे लिखते ना टू दी प्रिंसिपल डैश स्कूल। और ये यहाँ पर अंत में आप क्या लिख दोगे, भवदीय, भवदीया। देखिए भवदीय कोई लड़का होगा तो वो लिखेगा भवदीय, और जहाँ लड़की होगी तो वो लिखेगी भवदीया। आपका लड़का कहता है आपका आज्ञाकारी, और लड़की कहती है आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ऐसे ही कहते हैं। भावक भी कह सकते हैं, निवेदक भी कह सकते हैं, विनीत भी कह सकते हैं। ठीक है, ये शब्द किस में आ जाते हैं, हमारे औपचारिक पत्रों में। ठीक है, तो इस तरह से अब हम एक उदाहरण आपको बता देते हैं इसमें कि क्या उदाहरण रहेगा। कहते हैं कि पितरम प्रति पत्र लिखत, कैसा, पहला अनौपचारिक पत्र देख लेते हैं कि पितरम प्रति, पितर किसको कहते हैं, पिता को, पिता के प्रति पत्र लिखो, पिता के लिए एक पत्र लिखो। यस्मिन् ग्रामस्य नगरस्य पर्वती स्थलस्य यात्राया वर्णनम भवत, जिसमें आपको गांव, जिसमें आपको क्या बताना है, गांव की, नगर की, पर्वतीय स्थल से, पर्वत स्थल की, यात्रायाम, यात्राओं का वर्णन हो। ऐसा पत्र लिखना है जिसमें आप गांव नगर किसी यात्रा के बारे में बताएं, जिसमें गांव का, नगर का, पर्वतीय स्थानों का की यात्रा का वर्णन हो। तो वही शुरुआत करिए, देखिए कैसे होता है कि जहां हम रहते हैं पहले उसको आप लिखेंगे, पहले पता लिखेंगे, कहाँ है, कह रहे वशिष्ठ छात्रावास विवेकानंद विद्यालय, कहाँ पर है वो, नव दिल्ली तह, या क्या लिख देंगे, नव दिल्ली नगरम। ठीक है, नव दिल्ली तह भी लिख सकते हैं, या कर सकते हैं आप नव दिल्ली तह या दिल्ली नगरम। फिर लिख देंगे दिनांक, हो गया दिनांक। इसके बाद आप लिखेंगे पूज्यपाद पितृ महोदय, जिनके पैर पूजनीय हैं ऐसे पिता महोदय को सादरम नमो नमः, साधारण प्रणाम, सादरम चरण वंदनम। ये चीजें आप किसके लिए, पिता के लिए लिखेंगे। आगे क्या होगा, आगे लिखेंगे आप, अब इसके बारे में अपनी विषय वस्तु हो गई कि अत्र कुशलम तत्रास्तु, ये जरूर लिखी जाती है बात। एक ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी जो आपका रिक्त स्थान होता है उसमें भी पूछ ही लेते हैं, अत्र कुशलम तत्र अस्तु, या तो ऐसे पूछ लेंगे वो, देखिए पूछने में जब अत्र ये लिख देंगे कुशलम, यहाँ लिख देंगे और लिख देंगे तत्र अस्तु, जिसका मतलब पता है क्या होता है, अत्र का मतलब हुआ यहाँ, कुशलम कुशल है, तत्र यानी वहां पर भी, अस्तु अस्तु का मतलब हो, अत्र कुशलम तत्र अस्तु, वहां पर भी हो, यहाँ कुशल है और वहां पर भी कुशल हो, इसका अर्थ ये होता है अत्र कुशलम तत्र अस्तु। फिर कहते हैं सेवायाम, सेवा में, निवेदनम अद, निवेदनम कहते हैं निवेदन है कि, निवेदनम अस्ति निवेदन है कि, यत की, मया यानी मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा, विगत मासे, विगत यानी जो बीत गया मास में, विद्यालयस्य पर्यटन कार्यक्रमे, विद्यालय का
पर्यटन जो कार्यक्रम था यानी भ्रमण का, घूमने का जो कार्यक्रम में कह रहे हैं भागा गृहीत, मैंने भाग लिया था। वयम, मैं, बोले वयम यानी हम सब, नवी कक्षाया, 9वीं कक्षा के, बोले सर्वे छात्र, सभी छात्र, स्व यानी अपने, कक्षाध्यापकई अपने कक्षाध्यापक के, सह साथ। अब देखो यहाँ पे कई शब्द है, इसमें तृतीया विभक्ति लगी है, अर्थात अर्थ तो निकलना चाहिए मैं कौन सा, तृतीया विभक्ति के द्वारा, लेकिन सह लगा है इसलिए के का अर्थ आ गया के साथ। हिमाचल प्रदेश स्थितम, हमने हिमाचल प्रदेश में स्थित कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली इति पर्वतीय स्थानम प्रति गतवन्तः। हम सभी कहाँ गए, अपने कक्षाध्यापक के साथ हिमाचल प्रदेश में स्थित कुल्लू मनाली इति पर्वतीय स्थान के प्रति गए। कस्यचिद अपि, कहीं कहीं पर, पर्वतीय स्थानस्य इदम मम प्रथम यात्रा आसी। कस्यद्यपि, कही जाए तो क्या कहा कि पर्वतीय स्थान की, इदम यह मेरी, कैसी, मम प्रथम यात्रा आसीत, ये मेरी पहली यात्रा थी। वयम हम सब, सौभाग्यशालिनः स्म, हम सब सौभाग्यशाली थे। यत कहते कि उस समय, तस्मिन्नेव उस काल में, तस्मिन एव उसी, वहीं पर, क्या बोले उसी काल में, उसी समय वहीं पर, तत्र हिमपातः अपि अभवत्, वहां पर हिमपात भी हुआ। हिमपात का अर्थ बर्फबारी भी हुई, क्योंकि पर्वतीय स्थानों पर जाओ और वहां पर अगर बर्फबारी हो तो वो उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। सर्वे मार्गा, सभी मार्ग, पर्वताः ग्रहाणि अन्यानि, सभी मार्ग, पर्वत और ग्रह, अन्य सभी, दर्शनीय, कह रहे दर्शनीय स्थानानि च, सभी जो दर्शनीय स्थान थे, च का अर्थ हुआ और, अब वो सभी चीजें हैं उन सब में और लगा दो, सभी मार्ग और पर्वत और ग्रह, अन्य दर्शनीय स्थल कैसे थे, हिम आच्छादितः, हिम से आच्छादित यानी बर्फ से ढके हुए थे। आच्छादन का अर्थ क्या होता है, ढका हुआ ना, हिम का अर्थ क्या होता है, बर्फ। हिम आच्छादितः, हिम से आच्छादित, एव दृश्यन्ते इसमें, हिम से ढके हुए ही दिखाई दे रहे थे। इसमें जहां लगा हुआ होता है वहां था थी थे का अर्थ लगाया जाता है, ठीक है, हमारे भूतकाल को दर्शाने के लिए ही इसमें शब्द का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः एतद दृश्यम, वस्तुतः देखा जाए ऐसे ये जो दृश्य थे, अवलोक्य देखकर, ऐसे दृश्यों को देखकर, अस्माकं मनः हमारा मन, प्रमुदितम जातम हमारा मन प्रमुदित हो गया। वयम कह रहे हैं हम सभी, त्रिरात्रम 3 रात्र, तत्र वहां पर, अवसान वहीं पर रहे, तत्रत्यः चह सर्वाणि पर्यटन स्थानानि अपश्याम, कह रहे हैं और उसके बाद वहां पर रहे, और तत्रत्यः और वहां के, सर्वाणि सभी, पर्यटन स्थानानि सभी पर्यटन स्थानों को, अपश्याम देखा। मया अस्या यात्राया, मेरे द्वारा इस प्रकार की यात्रा, वर्णनम निबंध रूपेण लिखित्वा, मेरे द्वारा यानी मेरे द्वारा ऐसी यात्रा का वर्णन निबंध रूप में लिखकर, स्वविद्यालयस्य पत्रिकायां प्रकाशनार्थम दत्तम, मेरे द्वारा इस यात्रा का वर्णन निबंध रूप में लिखकर अपने विद्यालय के पत्रिका को प्रकाशन के लिए दिया मैंने, है ना, अपनी यात्रा का वर्णन मैंने निबंध के रूप में लिखकर अपने विद्यालय में दिया। जहां कहाँ होना था, पत्रिका में प्रकाशन होना था, तो पत्रिकायाम पत्रिका में, प्रकाशनार्थम प्रकाशन के लिए, ठीक है। विस्तृत वर्णनम गृहम आगत्य प्रस्तुतम, विस्तृत वर्णन में घर, कह रहे घर आकर, तो आगत्य प्रस्तुतम करिष्यामि, आकर प्रस्तुत करूंगा। गृहे सर्वेभ्य मम प्रणामः, घर में सर्वेभ्य सभी को मेरा प्रणाम। अनुजायै च मधुरम स्नेह, और अनुजायै और मेरे अनुज के लिए, छोटे भाई के लिए मधुर स्नेह, ठीक है, प्रेम। भवदीय तो आपका पुत्र, देख लिया वहां पर लिखा था हमने क्या, पूज्य पाद पितृ महोदय, यहाँ लिख दिया हमने भवदीय प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र सौरभ। इस तरह से आपने देखा कि ये हमने अपना एक
पूरा अनौपचारिक पत्र लिख लिया। ठीक है, कि हमने कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी। पहले पता लिखा, फिर उसके बाद अपने जो पिता होंगे, भाई होंगे, मित्र होंगे, उनके लिए संबंध सूचक वाक्य होगा। उसके बाद नमस्कार करेंगे, उसके बाद हम विषय वस्तु लिखेंगे। इसके बाद नीचे हमारा लिख जाएगा भवदीय प्रिय पुत्र, या जो भी होंगे, मित्र है, भाई है, बंधु है, वो हम इसमें लिख देते हैं। बड़े के लिए भवदीय लगाते हैं, वहीं छोटे के अगर भाई को लिख रहे होंगे तो त्वदीय लिख देंगे, छोटी बहन को तो त्वदीय लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने आपको एक उदाहरण बता दिया। ऐसे ही अब अगर देख लीजिए, एक औपचारिक पत्र का भी उदाहरण आपको बताए देते हैं। कह रहे हैं कि दिन त्रयस्य, 3 दिन का अवकाश प्राप्त्यार्थम, यानी प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रति प्रार्थना पत्रम, क्या लिखना है, प्रधानाचार्य, जो प्रधानाचार्य हैं उनके प्रति प्रार्थना पत्र लिखिए। तो क्या लिखेंगे, प्रतिष्ठायाम। ठीक है, फिर क्या लिखा, आपकी प्रतिष्ठा में, सेवा में लिखा जाता है ना, सेवा में, जो इंग्लिश में लिखते हैं टू, के प्रति, किसके प्रति, कहीं लिखा जाता है हिंदी में प्रति, या फिर हम लिखते हैं सेवा में लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हमने प्रतिष्ठायाम। क्या लिखेंगे, प्रतिष्ठायाम, यानी आपकी प्रतिष्ठा में, प्रतिष्ठा में प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य जो महोदय हैं, बाल भारती विद्यालय इंद्रप्रस्थम। ठीक है, कहाँ पे, बाल भारती विद्यालय, कहाँ, इंद्रप्रस्थम। फिर इसके बाद आया हमारा विषय। पहले तो औपचारिक पत्र में हमेशा जिनको लिखा जा रहा है पहले उन्हें लिखेंगे, किनके प्रति लिखा जा रहा है उसको लिखा जाता है औपचारिक पत्र में। फिर इसके बाद विषय जरूर लिखा जाता है कि भाई विषय कौन सा होगा, किस विषय के लिए आप लिख रहे हो। तो विषय यहाँ पे लिखा है कि दिन त्रयस्य, 3 दिन के लिए क्या लगना है, अवकाश प्राप्त्यर्थम प्रधानाचार्य प्रति। तो क्या लिखोगे, अवकाश प्राप्त्यर्थम निवेदनम, अवकाश प्राप्त करने का निवेदन कर रहे हो। ठीक है, फिर आप लिखेंगे श्रीमती, क्योंकि यहाँ पे प्राचार्य नहीं लिखा है, प्रधानाचार्य होता, तो आचार्य किसको, आचार्य किससे, प्रधान आचार्य से मिलकर प्रधानाचार्य में ना, आचार्य यानी पुल्लिंग है, और वहीं पे बड़िया की मात्रा लग गई तो प्रधान आचार्य यानी ये स्त्रीलिंगवाची शब्द हो गया। इसलिए यहाँ पे अगर प्रधानाचार्य होते तो श्रीमन लिखते, लेकिन यहाँ प्रधानाचार्य है तो हमने लिखा श्रीमती। ठीक है, ये हो गया। आगे देख लेते हैं, फिर हम अपना शुरू करेंगे। यहाँ लिख देंगे सेवा में या श्रीमती, सविनयम निवेदनम अस्ति। अब यहाँ नहीं लिखा अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ नहीं लिखा कि मैं यहाँ कुशल से हूँ वहां पर भी होगी, ये हमारे औपचारिक में, अनौपचारिक में चले जाते हैं। यहाँ लिखते हैं सविनयम निवेदनम अस्ति यत अहम भवत्या सम्मानित विद्यालय 9वीं कक्षाया छात्र अस्मि। कह रहे हैं कि मैं आपके भवत्या, आपके सम्मानित विद्यालय में, आपके सम्मानित विद्यालय में 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। अहम यानी मैं, ज्वरेण पीड़ितः अस्मि, मैं ज्वर से पीड़ित हूँ, मुझे बुखार आ रहा है, तो कहते हैं ना आई हैव गॉट फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो ये हो गया अहम ज्वरेण पीड़ितः अस्मि, मैं किससे, ज्वर से पीड़ित हूँ। कृपया सितंबर मासस्य, कृपया सितंबर मास के प्रथम दिवसात आरंभ्य, यानी अब यहाँ पे क्या डेट नहीं लिखी है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कृपया। ठीक है, कृपया मुझको कैसे लिखेंगे, माम, कृपया माम इस दिनांक से इस दिनांक पर्यंत। ठीक है, अगर ये इतना नहीं लिखना है, अगर यहाँ पर ये लिखा है कि तृतीय दिवस पर्यंत, तो इतना भी ना लिख के क्या कह सकते हैं कि कृपया माम, यहाँ दिनांक लिख लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक जितने दिन की चाहिए उतना लिख के लिख देंगे पर्यंतम दिन त्रयस्य अवकाश प्रदाय अनुग्रहणातु माम, मुझको दीजिए। अगर माम यहाँ लिखा हुआ है तो फिर यहाँ माम नहीं लिखी, 2 बार माम नहीं लिखेंगे कि मुझको दीजिए। ठीक है, मुझको, माम जो शब्द है मुझको का अर्थ बताता है, तो क्या कहेंगे, कृपया सितंबर मास से, सितंबर मास के प्रथम दिवस से आरंभ्य, प्रथम दिवस से शुरू होकर तृतीय दिवस पर्यंत, 3 दिवस तक,
तृतीय यानी तीसरे दिवस, दिन, पर्यंतम तक, तक का अर्थ पर्यंत यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, दिनत्रयस्य 3 दिन का अवकाश प्रदाय, अवकाश देने की क्या करें, अनुग्रहणातु, अनुग्रह कीजिए मुझको, मुझको अनुग्रहित कीजिए। यहाँ आ जाएगा स धन्यवादम, धन्यवाद के सहित, भवदीय आपका विनीत शिष्य, आपका विनीत शिष्य, विनय करने वाला शिष्य कौन, गौरव। फिर इसके बाद अनुक्रमांक लिख दीजिए कि आपका रोल नंबर क्या है, ये है। कक्षा लिख दीजिए कि कक्षा 9वीं तो पहले ही बता ही दिया था, नहीं एक और बार लिख दीजिए कि कक्षा 9, ठीक है। और यहाँ अनुक्रमांक और यहाँ दिनांक लिख दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक आपका औपचारिक पत्र का भी एक रूपरेखा आपको हमने बता दी, ठीक है। तो अब हम बताते हैं आपको थोड़ी सी अपनी वेबसाइट के बारे में कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप लोगों के लिए लॉन्च की है, जिससे कि आप YouTube पे, जहाँ पे आपको परेशानी आती थी, बच्चों की कमेंट्स भी आते थे, मैम हमें प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है। कई बार अभी भी यही हुआ कि कई बच्चों ने कहा कि मैम बेसिक वीडियोज़ बता दीजिए। तो हमने बताया कि आप जो 6th क्लास में जाएंगे तो अगर कुछ बच्चों का जैसे बेस क्लियर नहीं है, छोटी छोटी सी चीज़ें नहीं हैं आपको पता, तो आप 6th क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए, ग्रामर में आपको वहाँ पे पूरा बिल्कुल बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो फिर बच्चों ने कहा मैम लिंक भेज दीजिए। अब ये देखिए लिंक सेंड कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हो तो उसकी लिंक सेंड की जाए। अब उसमें कहें कि उसमें 20-25 वीडियोज़ हैं व्याकरण के, तो अब सबको के देखने के लिए तो आपको प्लेलिस्ट में ही जाना पड़ेगा, है ना। तो उसको ही इजी, ऐसे ही सब बच्चों की समस्याओं को देखकर ये एक बहुत अच्छा सा आसान तरीका निकाला गया है आपको वेबसाइट के माध्यम से। कैसे कि आपको क्या करना है, गूगल टैब पे जाना है, उसमें आप सिंपली लिखिए magnetbrains.com। जैसे ही आप लिखेंगे, क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, द मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसको जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ, तो आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, जहां पर आपको क्लास 1st से 12th तक सारे क्लासेस लिखे होंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। अब इसमें आपको जिस क्लास को का वीडियो देखना है, 6 का देखना है तो 6 को क्लिक कर दीजिए, तो 6 के जितने आपके सब्जेक्ट्स होंगे सब यहाँ दिखने लगेंगे। सपोज कीजिए आपने 10th क्लास किया, तो आपने 10th क्लास पे क्लिक किया, तो देखिए ये 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब आपके यहाँ पर दिखाई देने लगे। उसके बाद अब जैसे आप संस्कृत को देखना है, आपको संस्कृत के 10th क्लास देखना है, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ आपकी पूरी कैसी चैप्टर वाइज सारे वीडियोज़ यहाँ पर इस हमारी जो टेबल है उसमें लिखे हुए हैं। तो पहले देखेंगे जैसे संस्कृत व्याकरण लिखा है, उसमें लिखे 82 लेक्चर्स। तो संस्कृत व्याकरण से संबंधी चीज़ अपन को पढ़नी है तो अपन यहाँ पे चले जाइए, इसको क्लिक कीजिए, तो व्याकरण के जितने 82 लेक्चर्स हैं सब टॉपिक वाइज आपके सामने दिख जाएंगे। आपको हर एक वीडियो को पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं पे दिख जाएगा कि देखिए इसमें पत्र है, यहाँ संधि है, यहाँ समास है, यहाँ अव्यय है, सब दिख जाएगा। अगर नहीं शेमुषी पुस्तक के देखने हैं तो आपके चैप्टर 1 से 12 तक सारे लिखे हुए हैं कि सूची पर्यावरण के 11 लेक्चर हो गए, बुद्धिर बलवती के आपके 9 लेक्चर्स हो गए। इनको भी अगर आप ओपन करोगे तो पता चल जाएगा कि इनमें अनुवाद है, इनमें अभ्यास है। तो भाई अनुवाद देखना है, अभ्यास देखना है, वो भी आप आसानी से देख सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे आपने संस्कृत व्याकरण क्लिक किया तो वहाँ पे आपकी 8 to 2 जो लेक्चर्स हैं उनकी सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, जिसमें संधि भी होगी, समास भी होगा, आपका अव्यय होगा, पर जो भी जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे उसमें कवर हुए। जैसे आपने मान लीजिए उसमें से संधि को क्लिक किया, आप जैसे संधि को क्लिक करेंगे, संधि में भी जैसे अलग अलग वीडियोज़ हैं, संधि में जशत्व भी है, व्यंजन है, विसर्ग है, उसमें से आप मान लीजिए आपने संधि देख लिया कि संधि का परिचय हमें देखना है, तो आपने जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो ऐसे ही हमारा शुरू हो जाएगा कि 3.1 नंबर पे है हमारा संधि। संधि में क्या ये पढ़ लिया, चलिए ग्रामर में संधि पढ़ ली। अब इसके बाद कौन सी है, अगर नेक्स्ट में सीधे जाना है तो यहाँ से चले जाइए, नेक्स्ट देखेंगे, अगला वीडियो आ जाएगा कि संधि से संबंधित कौन सा 3.2 में कौन सी संधि है, फिर देखेंगे तो 3.3 में कौन सी संधि है। यहाँ से नेक्स्ट करते जाएंगे, आपको अगली संधि मिलती जाएंगी, अगले टॉपिक्स आपके सामने आते जाएंगे। अब कर देते हैं, अगर यहाँ नहीं हमें देखना है तो अब हम इसको यहाँ से कर देंगे क्रॉस। जैसे ही आप यहाँ से क्रॉस करेंगे वैसे ही आप अपने मेन पेज पर इस पर आ जाएंगे।
यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें कुछ नहीं तो दूसरे चैप्टर्स देखने तो वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप ये कोर्सेज पे लिखा हुआ है कि अब 10th क्लास नहीं देखना है, हमें 6th क्लास पे जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्स पे जाइए। कोर्स पे आपके सामने 2 लिस्ट आ जाएंगी, एक साइड होंगे आपके क्लासेस और दूसरे साइड होंगे आपके सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लास सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए आपने क्लास 6th की, यहाँ पे आपने संस्कृत किया, क्लास 6th कीजिए और संस्कृत कीजिए तो क्लास 6 की संस्कृत खुल जाएगी। क्लास 10th मैथ्स देखना है तो क्लास 10th देख लिया, मैथ्स क्लिक किया, मैथ्स खुल जाएगा आपके सामने। आप जो सब्जेक्ट और अपना क्लास और सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे वही आपके सामने यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा और ऐसी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जिनमें से आप आराम से ये देख सकते हैं कि जैसे सूची पर्यावरण खोला आपने, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये 5-6 वीडियोस में अनुवाद है, इसके बाद अभ्यास है, तो आपको अनुवाद देखने हैं, देख चुके हैं तो हम अभ्यास देखने तो अभ्यास देख लीजिए। तो ये आपको ढूंढने का एक बहुत ही सिंपल वे आपके लिए हमारे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल में ये आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, तो विजिट कीजिए, देखिए वहाँ पर, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, जो अब हम इतनी सारी परेशानियों को देख रहे थे कि नहीं मिल पा रहा था, हम नहीं ढूंढ पा रहे थे, वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।